गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। बच्चों, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत से फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बताए थे। आज का टॉपिक जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने अपलोड किया था वो था आर्गुमेंट। तो बच्चों, मैंने आर्गुमेंट के डायग्राम, आर्गुमेंट के फॉर्मूले, रोटेशन, कोनी मेथड और जनरल प्रिंसिपल, सारी ऑल वैल्यूज़ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 पे। बच्चों, उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने दिए थे। आज मैं सेलेक्ट किए हैं आईटी 2000 एडवांस का 2007 का एक क्वेश्चन है जो कि कोनी मेथड पे बेस्ड है, और 2008 में भी क्वेश्चन आईटी एडवांस में आया था जो रोटेशन पे भी बेस्ड है। तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन कोनी मेथड से हो जाएगा वो रोटेशन और कोनी दोनों का हो सकता है, बट जो कोनी मेथड का क्वेश्चन होगा वो रोटेशन से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लेंथ क्या होती है, लेंथ जो है कांस्टेंट रहती है। इसमें जब पार्टिकल मूव्स करता है तो लेंथ कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हमारा कोनी मेथड जब अप्लाई करते हैं, जब रोटेशनल में लेंथ चेंज हो जाए या ना भी चेंज हो, तब हम उस फॉर्म पे क्या फॉर्म यूज कर सकते हैं, कोनी मेथड। कोनी मेथड में हम लोग के कॉन्सेप्ट मैंने जो बताए थे वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने कल आपको पढ़ाया था रोटेशन। तो जब हमने रोटेशन पढ़ाया था बच्चों, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि इज Z1 और थीटा एंगल, तो इसका पॉइंट था Re⁻θ। ये है आर्गन प्लेन बच्चों, ये क्या है, आर्गन प्लेन। और अगर हम इस पर अल्फ़ा रोटेट करेंगे तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ Z2 की पोजीशन हो जाती है Z1 e⁻θα। इसका मैंने कल वीडियो लेक्चर्स में डेरिवेशन भी बताया था। और बच्चों, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट होता है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये पार्टिकल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये Z3 एज्यूम करते हैं और इसकी वैल्यू आती है Z3 इक्वल टू Z1 e⁻⁻θα। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में रोटेशन है बट लेंथ जो है चेंज नहीं हो रही है ओरिजिन के अबाउट। देखिए यहाँ पर इस केस में है mod Z2 इक्वल टू mod Z1 इक्वल टू mod Z3, यानी इसमें रोटेशन पे लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो जब लेंथ चेंज नहीं होती तो बच्चों हम रोटेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब रोटेशन पे सबसे ज़्यादा मतलब कि जो टॉपिक होता है रोटेशन पे, उस पर क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रोटेशन पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। फॉर अ स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये है 0 0, ठीक है। और ये पॉइंट है सपोज दैट Z1 और ये पॉइंट है Z2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी, इक्वली रहेगी, और ये ओरिजिन है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ये 90 है बच्चों, ये क्या है, 90। अब ये 90 है तो ये यूं तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है ये पॉइंट्स, तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा Z2 इक्वल टू Z1 e⁻⁻2 बोला जाएगा बच्चों। समझ में आया। फॉर अ स्क्वायर ये क्या हुई बच्चों, रोटेशन हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें ये लेंथ और ये लेंथ साइड्स इक्वल थी, इसीलिए आप इसमें रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ रोटेशन पे बच्चों क्वेश्चन कौन सा था। सबसे पहले हम रोटेशन का टॉपिक क्लियर करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन पे बेस्ड है आईटी जेईई एडवांस 2008 पर। क्वेश्चन पे लिखा पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट Z0 1 + 2 iota, it moves first horizontally away from the origin by 5 units, then vertically 3 units to reach a point Z1। बच्चों, इतना क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस पर एक पार्टिकल है आर्गन प्लेन पर मूव कर रहा है। तो पहले ये Z0 की पोजीशन है 1 + 2 iota, तो बेटा 1 2, यानी हमने यहाँ पर ले लिया किसकी, Z0 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 + 2 iota, ये वैल्यू Z0 की है। कहता है इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट। तो बच्चों ये पार्टिकल जो है सबसे पहले हॉरिजेंटली मूव करता है 5 यूनिट, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटली हो गया 5, तो बच्चों ये टोटल हो जाएगा, ये 1 और 5 इंक्रीज हो जाएगा हॉरिजेंटली, तो ये हो जाएगा 0.6 + 2 iota,
ठीक है। फिर बच्चे देन वर्टिकली 3 यूनिट, तो वर्टिकली में 3 यूनिट मूव करता है, तो ये पॉइंट्स हो गया 3 यूनिट, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 6 + 5 आयोटा। ठीक है, पहले हॉरिजेंटली मूव किया फिर वर्टिकली मूव किया। देन रीच्ड अ पॉइंट Z1, तो बच्चों ये पॉइंट्स है हमारा Z1, ये पॉइंट्स क्या है Z1 है। द पार्टिकल मूव्स रूट टू यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ I + J। बच्चों यहाँ देखिए I + J डायरेक्शन का मतलब हुआ 45 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर एडिशनल रूल ये कहता है कि I + J अगर है तो वो I से कितने एंगल पर होगा 45 डिग्री पे, यानी स्क्वायर का डायगोनल ले लीजिए या रेक्टेंगल का डायगोनल ले लीजिए और I एक्सेस मतलब X एक्सेस यानी I वेक्टर से उसका एंगल कितना फाइंड होगा 45। देखिए लिखा हुआ है रूट टू यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ I + J इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2। ठीक है, इन देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये रूट टू यूनिट I + J डायरेक्शन पे जा रहा है, कितना रूट टू यूनिट I + J डायरेक्शन। तो बच्चों जब अगर हम ये अगर I अगर एज्यूम करें I है तो ये एंगल कितना फाइंड आउट होगा 45। अब यहाँ फिजिक्स का कंपोनेंट ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों रूट cos 45, है ना, कितना हो जाएगा रूट cos 45। देखिए मैं Z1 को इधर ले लेता हूँ, ये Z1 की वैल्यू हो गई 6 + 5 आयोटा। अब ये वैल्यू हो जाएगी रूट टू cos 45 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी रूट टू sin 45 वर्टिकली। ठीक है, तो बच्चों ये रूट टू sin 45 की वैल्यू आ गई। अब यानी ये वैल्यू हो जाएगी रूट टू cos 45 बच्चों 1 और ये वैल्यू 1, तो ये 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू कह रहा है कि इस जगह पर एक पॉइंट है जिसका नाम होगा 6 + 1 बढ़ेगा और ये 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो हो जाएगा 7 + 6 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 7 + 6 आयोटा। ये जो टॉप में पॉइंट बना, देखिए मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, यहाँ पे 1 + 2 आयोटा है, 5 यूनिट हॉरिजेंटल चलेगा तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी 6 + 2 आयोटा। वर्टिकली होगा तो ये हो जाएगा 6 + 5 आयोटा। फिर रूट टू cos 45 में यानी रूट टू I + J डायरेक्शन पे जाएगा, तो फिजिक्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा रूट टू cos 45 रूट टू sin 45, यानी ये हॉरिजेंटली 1 इंक्रीज कर जाएगा, वर्टिकली 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो 6 + 5 आयोटा जो होगी वो 7 + 6 आयोटा पे बन जाएगी। अब ये कह रहा है इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रीच द पॉइंट Z2। तो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है 90 डिग्री। तो बच्चों जब हम इसे रोटेट करेंगे इस टाइप से सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, तो यहाँ से ये Z2 पे पहुँच जाता है। ये कहाँ पर पहुँच जाता है Z2 पर। और देखिए अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो ये है ओरिजिन 0,0 और ये वैल्यू है 90 डिग्री यानी π/2। ठीक है, और बच्चों ये सर्कल की है रेडियस। ठीक है, ये क्या है सर्कल की रेडियस। तो देखिए यहाँ पर रेडियस और ये रेडियस कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रही, तो क्या लगा सकते हैं रोटेशन। देखिए ना बच्चों ये R और ये R दोनों ही क्या है इक्वल है। अब ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है Z2 और ये वाला पॉइंट अगर हम एज्यूम कर लें इसके अकॉर्डिंग तो Z1 नेम हियर होना चाहिए था, लेकिन इसने बच्चों Z1 यहाँ पर बोल दिया कि इज़ अ पॉइंट Z1, तो इसको हमने एज्यूम कर दिया कि ये पॉइंट Z3 है। कितना है ये पॉइंट Z3 है। ठीक है, Z1 इज़ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम Z1। तो देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है Z1 यहाँ पर है तो इसे हमने Z3 लेट कर लिया। तो अब ये सर्कमफ्रेंस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ बच्चों, कितना डिग्री 90। तो हम इस पे रोटेशन लगा देते हैं और देखिए क्यों लगा देते हैं रोटेशन, क्योंकि OZ2 का मॉड सेम हो गया, OZ3 का मॉड सेम हो गया, तो यानी मॉड Z2 और इक्वल टू मॉड Z3 है। तो हम यहाँ पर रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम रोटेशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बच्चों Z2 इक्वल टू Z3 e⁻i π/2। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव रोटेट होगा। Z3 की वैल्यू है 7 + 6 आयोटा और इसकी वैल्यू होती है cos π/2
प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 6 आयोटा cos 90 0 आयोटा साइन 90 यानी आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 आयोटा -6 यानी आंसर लिखा जाएगा -6 + 7 आयोटा। तो बच्चों ये Z2 की पोजीशन आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ IIT एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, बट 2017 जेईई मेंस ने यही क्वेश्चन रिपीट किया लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। बच्चों जेईई मेंस 2018 में जो ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया था वो था कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम Z0 1 + 2 आयोटा, फर्स्ट 5 हॉरिजेंटली देन 3 वर्टिकली और रीच द पॉइंट Z1। फिर कहता है बच्चों वो जो पार्टिकल है इस Z1 से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कहता है कि साउथ वेस्ट रूट टू यूनिट मूव करता है। साउथ वेस्ट समझ गए बच्चे, यहाँ पर साउथ वेस्ट लेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, तो यहाँ पर देखिए रूट टू ये इधर की ओर आएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब इधर की ओर आएगा। इस क्वेश्चन पे दिया गया बच्चों की रूट टू ये I+J डायरेक्शन पे चला जाता है। और जो 2018 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है उसमें ये बोलता है कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल मूव्स करता है रूट टू यूनिट। तो इधर 1 1 इंक्रीज हो गया और बेटा जब इधर की ओर मूव करता है तो 1 1 इसमें से लेस हो जाता है, तो आंसर आ जाता 5 + 4 आयोटा। क्या आ जाता बच्चों? 5 + 4 आयोटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 2008 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? रोटेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोनी मेथड के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए कोनी मेथड के कॉन्सेप्ट में क्या है बच्चों। देखिए बच्चों कोनी मेथड में क्या होता है, लेंथ चेंज हो जाती है तो हम अप्लाई करते हैं कोनी मेथड। देखिए कोनी मेथड, ठीक है, और कोनी मेथड को अप्लाई करना बहुत इजीली होता है बच्चों। क्या पता होता है कि कोनी मेथड कब लगेगा? जब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस जो करता है वो अगर उसकी लेंथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कभी 3 कभी 4 कभी 7 ऐसे चेंज होती हुए चले, कांस्टेंट ना हो, तो कोनी मेथड यूज हो जाता है। तो बच्चों अभी क्वेश्चंस बाद में बताते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। देखिए बहुत से बच्चों को कोनी मेथड अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा बच्चों यहाँ पर ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है और ये Z4 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें 90 है, ठीक है, π/2 है, तो बच्चों ये कॉर्नर है, यहाँ पर हम एक कोनी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि कोनी मेथड का मीनिंग ही यही है, कोनी थ्योरम का मेथड का मीनिंग यही है कि कॉर्नर पे जहाँ एंगल हो वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं और लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो हम रोटेशन भी लगा सकते हैं, साथ में कोनी मेथड भी लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों कल मैंने बताया था कि हम लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं आर्गूमेंट लेटरल अपॉन अलियल इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर है आर्गूमेंट लेटरल कितना है बच्चों, देखिए ये अर्लियर लाइन है, ये अर्लियर है और ये लेटरल हुई, ये अर्लियर हुई। तो पहले लेटरल है तो लिखेंगे Z3 - Z1, Z3 - Z1, और अर्लियर क्या हुई, Z2 - Z1 इक्वल टू यहाँ पे π/2 है। अब जब हम आर्गूमेंट हटाते हैं तो लिखते हैं Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 इक्वल टू मॉड Z3 - Z1 अपॉन मॉड Z2 - Z1, और यहाँ पर आता है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो बच्चों ये फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो गई। तो देखिए अगर ये लेंथ इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, रेशियो पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए ये अज्यूम कर लीजिए रेक्टेंगल है तो ये कैंसिल नहीं होगा, रेशियो पे आ जाएगा, लैम्डा अज्यूम कर लीजिए। तो बच्चों ये कोनी मेथड है। अब कोनी मेथड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर आपको क्लियर है तो लेटरल अपॉन अर्लियर पे प्लस थीटा लेते हैं, और अगर हम इसे अर्लियर अपॉन
लेटरल करेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर देंगे, माइनस थीटा, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन ऐसे दिखाई है, और अगर हम अर्लियर अपॉन लेटरल कर देंगे तो वो डायरेक्शन इधर से दिखाएगा, क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2007 जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये जितने लेंथी क्वेश्चन लिखे होते हैं उतने ईजी होते हैं। बच्चों लिखा गया अ मैन वॉक्स आ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में कोई एक पार्टिकल 45 एंगल पर 3 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी अगर हम बच्चों डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम देखिए ऐसे बन रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ली तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये 45 हो गया, और इस पर 3 यूनिट 1 2 3, ये वैल्यू क्या बन गई 3 यूनिट, तो ये डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो बच्चों यहाँ पर 3 यूनिट है तो इसमें हम कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो जब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos 45 और ये वैल्यू हो जाएगी 3 sin 45, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3 कॉमन cos 45 प्लस आयोटा sin 45, यानी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों 3 e की पावर आयोटा π/4। ठीक है, मतलब 3 e की पावर आयोटा π/4, और इस पॉइंट का नाम हम लोग बच्चों Z1 दे देते हैं, तो इज अ पॉइंट ऑफ Z1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट 45 डायरेक्शन फ्रॉम देयर ही वॉक्स, मतलब बच्चों बोला फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। तो देखिए फ्रॉम देयर मीन्स हियर, और यहाँ से 4 यूनिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी है वो, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ से जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, यानी ये बच्चों 90 हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 90 फ्रॉम देयर नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों ये 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, कितना 4, ये देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ही रीच एट द पॉइंट Z2। अब हमें Z2 की पोजीशन फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू है बच्चों 4 यूनिट डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 3 है, ये 3 है बच्चों और ये 4 है, यानी लेंथ क्या हो गई चेंज, और जब लेंथ चेंज हो जाती है ना तो हम लगाते हैं कोनी मेथड। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेगा, कोनी मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, और कोनी मेथड पे हम लोग बताते हैं बच्चों की क्या लगता है, आर्गुमेंट लेटरल अपॉन अर्लियर इक्वल टू थीटा। अब देखिए लेटरल और अर्लियर कैसे सर्च करते हैं, देखिए यहाँ इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में ये 90 यूज़ होगा, तो ये है कोनी मेथड। यहाँ पर लगेगा Z1 पर, कहाँ पर कोनी मेथड लगने वाला है बच्चों, Z1 पे कोनी मेथड लगने वाला है। तो जब हम Z1 पे कोनी मेथड लगाएंगे तो इसका ये हुआ यहाँ पर स्टैंड करें तो ये आएगा अर्लियर, देखिए ना एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो ये आएगा अर्लियर, ये वैल्यू अर्लियर और ये वैल्यू लेटरल। यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे हम लगाते हैं कोनी मेथड वहाँ स्टैंड करते हैं, यहाँ पर स्टैंड करेंगे तो देखिए दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ अर्लियर, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ लेटरल। तो लेटरल ये हुआ बच्चों, तो हुआ 0 - Z1, क्या लिखेंगे 0 - Z1 और लिखेंगे देन Z2 - Z1 इक्वल टू π/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है हमारे पास, इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्गुमेंट हटाते हैं तो लिखेंगे 0 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 इक्वल टू mod 0 - Z1 अपॉन mod Z2 - Z1 e की पावर आयोटा π/2 हो गया बच्चों। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है 0 - Z1 की 3 और ये 4, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 - Z1 अपॉन mod Z2 मतलब Z2 - Z1, ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू है हमारे पास 3 और ये 4 और यहाँ आ जाएगा e की पावर यानी cos π/2
प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। बच्चों cos 90 0 और ये आयोटा, तो आयोटा हो गया। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 4 आयोटा। रिवर्स कर दीजिए बच्चों, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन माइनस Z1 इक्वल टू 4 अपॉन 3 आयोटा। और 1 अपॉन आयोटा बच्चों माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन माइनस Z1 तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 3 आयोटा, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 4 अपॉन 3 आयोटा Z1, तो Z2 इक्वल टू Z1 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 4 3 आयोटा। बच्चों Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, e की पावर 3 e की पावर आयोटा पाई बाई 4, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आया, 3 प्लस 4 आयोटा e की पावर आयोटा पाई बाई 4 आंसर बच्चों। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बेस्ड इसलिए था, रोटेशन पे नहीं बेस्ड हुआ क्योंकि ये लेंथ 3 थी और ये लेंथ 4 था, इसलिए ये कोनी मेथड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो गया। ठीक है, और अगर लेंथ इक्वल होती है तो बच्चों ये रोटेशन से ही होता है। ठीक है, तो हाँ, देयर आर 2 मेथड इन रोटेशन फॉर्म, एक कोनी मेथड और एक रोटेशन। तो बच्चों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कल मैंने एक लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने इसी पे वीडियो लेक्चर नंबर 10 पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। मैंने बच्चों एक कंडीशन पढ़ाई थी, उसके लिए भी देखिए जब DTU वगैरह एग्ज़ाम होते थे पहले, या बात करें कि कुछ और JEE और बिट्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या क्वेश्चन है। बच्चों मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 10 पे मैंने कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन बताई थी। बच्चों प्रूव करी थी मैंने कि ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है आर्गन प्लेन पर, ठीक है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तो मैंने प्रूव किया था कंडीशन फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ABC हुज ऑफ X Z1 Z2 है Z3, तो मैंने प्रूव किया था बच्चों, आपको शायद वीडियो पे आप देख लेना, ये कंडीशन प्रूव करी थी। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो बच्चों इस पर भी एक एग्जांपल है जो IIT ने बहुत बार पूछा हुआ है, उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कहता है इफ़ Z1 एंड Z2 आर द रूट्स ऑफ Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इक्वल टू 0। बच्चों Z1 and Z2 are the roots of Z square plus AZ plus B equal to 0 and origin and Z1 and Z2 are the vertices of equilateral triangle। ठीक है, vertices of equilateral triangle ABC in the argand plane, then prove that A square equal to 3B। ठीक है बच्चों, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन मैंने जब पढ़ाई तो मैंने कल आप लोगों को ये रिजल्ट भी बताया था प्रूव करके कि बच्चों इसे हम प्रूव कैसे करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कल डायग्राम बताया था और 2 कंडीशन इक्वल दिखाती थी। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं कि Z1 एंड Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
तो यहाँ पर इसकी कंडीशन इजी है, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस ए, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इट मीन्स बी हो गया। और देखिए इसने कहा वो ओरिजिन एंड Z1 एंड Z2, तो बच्चों इसका मतलब है एक पॉइंट इसमें ओरिजिन हो गया, ए पॉइंट क्या हो गया 0,0, एक पॉइंट इस पे Z1 हो गया और एक पॉइंट इस पे Z2 हो गया। देखिए लिखा ओरिजिन एंड Z1 एंड Z2 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल, तो एक 0 0 है और एक Z1 है और एक Z2 है। अब हम ये वाली कंडीशन पे अप्लाई कर दें, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, राइट। अब हम Z1 की वैल्यू को 0 पुट कर दें क्योंकि ये फर्स्ट है, तो एक 0 हो जाएगा और एक Z1 हो जाएगा, एक Z2, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू Z1, ये Z2 हो गया। इसमें ये वाली वैल्यू 0 हो गई Z1 और यहाँ हो गया Z1 Z2 और वो वैल्यू भी 0 हो गई। तो यानी मिल गया हमें फॉर्मूला Z1 Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। तो बच्चों हम इसे अगर चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Z1 Z2, राइट। अब बच्चों ये वैल्यू गिवन है, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है माइनस ए और ये वैल्यू हो गई 3, Z1 Z2 की वैल्यू है b, तो हैंस प्रूव ए स्क्वायर इक्वल टू 3b। तो बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहा है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं और पहले हम आपको बताते हैं कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों इसी में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल पे क्या केस बनते हैं। देखिए बच्चों कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं पहले। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल में हमने सबसे पहले आपको एज्यूम करके बताया, देखिए कभी क्वेश्चन कैसा होता है। केस 1, केस फर्स्ट में मैंने कोई एक स्क्वायर ले लिया, सपोज दैट क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये अफिक्स होंगे इसके Z1 Z2 Z3 Z4। तो हम क्या क्या कंडीशन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर के लिए, ऐसे रेक्टेंगल के लिए हम ऐसे केस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सुनिएगा, सबसे पहले हम देखें यहाँ π/2 होगा, एंगल क्या होगा π/2। तो हम यहाँ पर एक तो रोटेशन लगा सकते हैं और क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ क्या होंगी सेम। तो देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से केस बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम चाहें रोटेशन ना लगाएं तो आर्गूमेंट लगा सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये है अर्लियर और ये है लेटरल, तो क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट लेटरल अपॉन अर्लियर इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लेटरल में क्या आएगा, Z4 माइनस Z1, Z4 माइनस Z1 और यहाँ आएगा Z2 माइनस Z1 इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड Z4 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z1 और यहाँ पर आएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया और Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा को पता क्या लिखा जाता है, ये कैंसिल हो गया और आयोटा आ जाएगा और लिखा होगा प्योरली इमेजनरी। देखिए ना क्यों, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे लिखा होगा प्योरली इमेजनरी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, अगर ये रेक्टेंगल होता सपोज दैट ये 3 होता और ये 6 होता तो कैंसिल नहीं होता, ये 6 होता तो ये 3 होता, तो ये कि यहाँ पे रेशियो आता, तो उस रेशियो को हम लिख देते हैं लैम्डा या के,
लेमडा या के रेशियो एज्यूम कर लेते हैं, और तो भी आता है ये यहाँ पे के आई का मतलब प्योरली इमेजनरी। तो यानी जब ये वैल्यू दिखाता है कि प्योरली इमेजनरी है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री है। क्लियर बच्चों। स्क्वायर के केस में तो कैंसिल हो गया, लेकिन रेक्टेंगल के केस में कैंसिल नहीं होगा, बट यहाँ लैम्डा टाइम्स आ जाएगा, तब भी प्योरली इमेजनरी रहेगा। क्लियर बच्चों। फिर दूसरा केस इसी पे बच्चों होता है, ये देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक देखिए दूसरा केस ऐसे बनता है, यहाँ पर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये Z4 है। तो ये देखिए ये इन डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर हम इधर से करते हैं, इस तरफ से करते हैं पहले, तो लिख सकते हैं Z1 प्लस Z3/2 मिड पॉइंट बच्चों। और इधर से किया तो Z1/Z3 का मिड पॉइंट हो गया। और जब इस तरफ से करेंगे तो लिखा जाएगा Z2 प्लस Z4/2 मिड पॉइंट। कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू हो जाएगा Z2 माइनस Z2 प्लस Z4। तो ये बच्चों क्वाड्रिलेटरल जब क्वेश्चंस के दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो ये कंडीशन उसमें हमें बनानी पड़ती है कि ऑप्शनल ये भी टिक करना है। मैचिंग में आ जाता है IT एडवांस पे, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो टिक मारने होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का नेचर अगर आपको करना है तो या तो मिड पॉइंट थ्योरम से हो रहा है, या तो यहाँ पर आर्गूमेंट से हो रहा है। और बच्चों जब कभी रिलेशन इन दोनों साइड्स पे दिया होता है, Z1 और Z2 और Z4 और Z3 पर रिलेशन होता है, तो इनका आर्गूमेंट 0 है। इनका देखिए आर्गूमेंट कितना है, 0 इन दोनों के बीच में, क्योंकि एंगल है ही नहीं। किसके बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में। जब यहाँ पर एंगल 0 होगा तो बच्चों यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पर cos 0 1 होता है, तब बोला जाता है प्योरली रियल। क्या बोला जाएगा, प्योरली रियल बोला जाएगा उस केस पे। ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन फॉर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब आते हैं बच्चों लोकस का केस। ठीक है, आर्गुमेंट के अंदर लोकस का केस क्या होता है, देखिए लोकस। ठीक है, देखिए अगर देखिए हम लोग बात करते हैं कि आर्गुमेंट के अंदर जब क्वेश्चन होता है लोकस के लिए फाइंड आउट करना होता है। देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, एक सर्कल है इस टाइप से, और यहाँ पर Z1 और Z2 गिवन है। सपोज दैट यहाँ पर ये Z1 है और ये Z2 है, और बच्चों ये सर्कल पर कोई पॉइंट लिया गया Z, इसका नाम हो गया लोकस, लोकस ऑफ Z। ठीक है, अब ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट मूव कर रहा है, और यहाँ पर ये एंगल बना रहा है थीटा। क्या बना रहा है बच्चों, थीटा बना रहा है। क्लियर, क्या बना रहा है, थीटा। आप इस लोकस के केस को आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं अभी बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर देखें कि Z जो है, यहाँ पर स्टैंड करने के बाद देखते हैं जा कर के कि ये अर्लियर है, और यहाँ पे स्टैंड कर जाएं तो ये वैल्यू अर्लियर मिलेगी और ये वैल्यू क्या मिलेगी, लेटरल। तो पता है क्या बच्चों, इसमें हम लिखते हैं आर्गुमेंट लेटरल अपॉन अर्लियर इक्वल टू थीटा। क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लोकस है, कोनी मेथड यहाँ लगा रहे हैं, तो इस जगह जब स्टैंड करेंगे तो ये अर्लियर होगा और ये लेटरल होगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आर्गुमेंट लेटरल में बना Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इक्वल टू थीटा। इसको मूव कर देते हैं यहीं पे, तो जाएगा Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 इक्वल टू थीटा। ठीक है, आगे तो उनमें। अब बच्चों जब हम यहाँ से आर्गुमेंट हटाते हैं तो लिख देते हैं कि इस केस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2 अपॉन मॉड Z माइनस Z1 और e की पावर आयोटा थीटा। या तो हम ये लिख सकते हैं लोकस के केस पे, या तो हम लोकस के केस पे ये भी लिख सकते हैं। और जैसे मान लो कि अगर ये नहीं लिखना है, इससे कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं इस फॉले फॉर्म से करने पर, तो मैं आपको पहले इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज दैट ये सर्कल है और ये यहाँ पर दिया गया है Z2 और यहाँ पर गिवन है Z1, लोकस ऑफ Z यहाँ पर है बच्चों π/2। ठीक है, लोकस Z, ये लोकस है Z का।
तो देखिए अब यहाँ पर स्टैंड करेंगे तो ये अर्लियर होगा, ये लेटरल होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आर्गूमेंट z1 माइनस जेड अपॉन z2 माइनस जेड इक्वल टू π/2 हो जाएगा। बच्चों यहीं पर इसको रोटेट कर देते हैं तो हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। तो आप जानते सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल होता है, वहाँ पे ये π/2 बनाता है, ये सेमी सर्कल है। तो बच्चों यहाँ पे π/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ जेड हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा लोकस ऑफ जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं π/2 पे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आगे अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि इस पे लोकस कैसे फाइंड आउट करना होता है। एक एग्जांपल करते हैं बच्चों पहले। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है और ये लास्ट एग्जांपल है। लिखा होता है फाइंड द लोकस ऑफ जेड व्हेन आर्गुमेंट। बच्चों यहाँ लिखा होता है जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा इक्वल टू π/4, इस टाइप से। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ जेड वेयर आर्गुमेंट जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा इक्वल टू π/4। तो बच्चों हम देखिए इसमें करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं आर्गुमेंट और जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा अपॉन यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई π/4। तो यहाँ आ जाएगा आर्गुमेंट और यहाँ बच्चे आ जाएगा x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1 और यहाँ पर x आयोटा कॉमन y प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ना। आप इसमें क्या करने वाले हैं, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो यहाँ पे आप आर्गुमेंट पे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 और बच्चों इसके बाद यहाँ पर आएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1 इंटू ऑफ x माइनस आयोटा y प्लस 1 अपॉन x माइनस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू π/4। मल्टीप्लाई करें तो देखिए किस टाइप से शॉर्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का इसमें करने वाले हैं तो माइनस का x आयोटा y प्लस 1 हो जाएगा प्लस आयोटा y माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा बच्चों y प्लस 1 y माइनस 1, इट मीन्स y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिनोमीटर क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों π/4। अब इसमें देखो रियल पार्ट क्या है इसका, तो रियल पार्ट आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। बेटा आयोटा एक्स वाई कैंसिल प्लस माइनस और यहाँ हुआ माइनस का आयोटा x और माइनस का आयोटा माइनस का 2 आयोटा x। ठीक है, अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू π/4। तो बच्चों देखिए जब हम आर्गुमेंट पढ़ते हैं तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो उसका आर्गुमेंट क्या लिखते हैं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। क्या लिखते हैं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो देखिए ये रियल पार्ट है और ये x की वैल्यू है और ये y, तो इसका हम लिखेंगे tan इनवर्स बच्चों y कितना है इसका, माइनस 2x, कितना है, माइनस 2x है। ठीक है, और अपॉन x यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आर्गुमेंट लेते हैं तो यहाँ मॉड लगा देते हैं और यहाँ आ जाएगा π/4 और बच्चों ये डिनोमीटर का पार्ट बोथ में कट जाएगा, 10 π/4 हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 10 π/4 और 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है और इसमें इसका मॉड कर दीजिएगा तो इक्वेशन आ जाने वाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई बच्चों, सर्कल आ गया। ठीक है,
और चाहें तो इसमें प्लस माइनस 1 लगा दें तो 2 आंसर दिखा देते हैं। ये मॉड हटाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, जो वैलिड होगा उसे रखेंगे, जो इनवैलिड होगा उसे कट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों लेवल क्वेश्चंस बेस प्रॉब्लम जो कि आपके क्लियर होने चाहिए थे। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।